अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 के क्वेश्चंस। पी इज़ अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स। एक फर्म है, अकाउंटेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक पी जो है फर्म है विच प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। ये उनका काम है, उस कंपनी का या उस फर्म का। अकॉर्डिंग टू मिंड्सबर्ग ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल द जूनियर अकाउंटेंट्स हु, अच्छा मिंड्सबर्ग ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल ये वाला है। टॉप मोस्ट लेवल स्ट्रैटेजिक एपेक्स होता है, मिडिल लाइन में मैनेजर्स होते हैं, ऑपरेटिंग कोर में आपका लेबर या लोअर लेवल का स्टाफ होता है, टेक्नो स्ट्रक्चर में टेक्निकल लोग होते हैं जैसे मशीन की मेंटेनेंस करने वाले, आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले, और सपोर्ट स्टाफ में जैसे क्लीनिंग स्टाफ हो गया, मेंटेनेंस स्टाफ हो गया, जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। और ऑपरेटिंग कोर में आपका कोर लेबर होता है। अच्छा, the junior accountants who prepare customers' financial statements would be classified within which of the following building blocks? एक फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स है जहां पर जूनियर अकाउंटेंट, सबसे लोअर लेवल के अकाउंटेंट्स जो हैं वो कस्टमर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो वो किस इन पांचों में से किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? क्या ख्याल है? नहीं। जैसे अब फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स है, इसको जरा देख लेते हैं। फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स है तो इनकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगी? इन्होंने बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इनका स्ट्रैटेजिक एपेक्स में किस किस्म के लोग होंगे? इसमें होंगे बहुत सीनियर अकाउंटेंट्स, इसमें होंगे पार्टनर्स, और इसमें होंगे ऑनर्स उस फर्म के। ये होगा स्ट्रैटेजिक एपेक्स में, ये लोग होंगे। फिर इसके बाद मिडल लाइन में कौन होंगे? मिडल लाइन में उस फर्म के मैनेजर्स होंगे। फिर ऑपरेटिंग कोर। अब ऑपरेटिंग कोर में ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? ऑब्वियसली जूनियर अकाउंटेंट्स बनाएंगे या सीनियर अकाउंटेंट्स बनाएंगे, यही तो काम करेंगे। तो ये क्या होंगे? ऑपरेटिंग कोर होंगे। तो उसमें अगर कोई आपके पास फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स में जूनियर अकाउंटेंट्स हैं, कोई सीनियर अकाउंटेंट्स हैं, कोई कैशियर्स हैं, कोई बुक कीपर हैं, तो ये क्या है? ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लेबर की तरह हैं जो प्राइमरी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग कोर होगा। सपोर्ट स्टाफ कौन होगा? जैसे क्लीनिंग स्टाफ। अब क्लीनिंग स्टाफ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। या मेंटेनेंस स्टाफ या कैंटीन स्टाफ, ये क्या होंगे? सपोर्ट स्टाफ होंगे। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम ही होंगे, चाहे वो फॉर्म ऑफ अकाउंटेंट्स हो, चाहे एप्पल कंपनी हो, चाहे टोयोटा कंपनी हो, सपोर्ट स्टाफ ऐसे ही होंगे। बट ऑपरेटिंग कोर हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होगा। फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स हैं तो जूनियर अकाउंटेंट आपका ऑपरेटिंग कोर होंगे। टोयोटा कंपनी में वो लेबर आपका ऑपरेटिंग कोर होंगे जो आपकी कार बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। एप्पल कंपनी में वो लेबर आपका ऑपरेटिंग कोर होगा जो आपका आईफोन बना के दे रहा है आपको। इस तरह टेक्नो स्ट्रक्चर में कौन होगा? टेक्नो स्ट्रक्चर में वो होगा जो आपको आईटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है, एंड सो ऑन। तो ऑपरेटिंग, ये फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स है तो इसलिए ऑपरेटिंग कोर में जूनियर अकाउंटेंट्स, सीनियर अकाउंटेंट, कैशियर, बुक कीपर, ये आपके ऑपरेटिंग कोर में लेबर की तरह आएंगे। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट है which of the following structures result in a potential loss of control over key operating decisions and a reduction in goal congruence? गोल कंग्रेंस, रिडक्शन इन गोल कंग्रेंस होगी किस स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा? गोल कंग्रेंस क्या होता है कि आपके जो टॉप मोस्ट लेवल के डायरेक्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जो लोअर लेवल का स्टाफ है वो भी उसी तरह सोचे जिस तरह हम सोच रहे हैं। जो कंपनी के गोल्स हैं वही आपके पर्सनल गोल्स होने चाहिए। सेकंड, लॉस ऑफ कंट्रोल। जो डायरेक्टर्स होते हैं स्ट्रैटेजिक एपेक्स में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने लोअर लेवल पे ट्रांजैक्शंस या स्टाफ को कंट्रोल करना होता है। तो कौन सा ऐसा, इन चारों में से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें गोल कंग्रेंस भी रिड्यूस होगी और डायरेक्टर के हाथ से कंट्रोल भी जाएगा? पहला है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक एम्प्लॉय आपका रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वही आपका एक डिफरेंट प्रोजेक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट ए में भी काम कर रहा है। तो वो इस मैनेजर को भी रिपोर्ट कर रहा होगा जो डिपार्टमेंट का होगा, और जो इस प्रोडक्ट का मैनेजर होगा उसको भी रिपोर्ट कर रहा होगा।
डुअल अथॉरिटी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे तो लॉस ऑफ कंट्रोल का सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ तो बहुत इंक्रीज कंट्रोल होगा ड्यू टू डुअल अथॉरिटी, डबल अथॉरिटी। और गोल कंग्रेंस, ये डिपार्टमेंट वाला भी इसको कंट्रोल कर रहा है, ये प्रोडक्ट ए वाला डिपार्टमेंट जो है ये भी इसको कंट्रोल कर रहा है, एक ही एम्प्लॉय को, तो ऑब्वियसली इंक्रीज ऑफ गोल कंग्रेंस यहाँ पे होगा। तो लॉस ऑफ कंट्रोल भी नहीं होगा और इंक्रीज ऑफ गोल कंग्रेंस भी होगा। तो मैट्रिक्स में तो ये चीज़ फिट ही नहीं होती। इंट्राप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर देखें तो इंट्राप्रेन्योर कौन होता है? कोई एक बंदा, वो एक दो तीन बंदों को या एम्प्लॉय को साथ हायर करके वो एक कंपनी स्टार्ट कर लेता है बहुत छोटे लेवल से, जिसको स्टार्टअप्स भी कहा जाता है। अब इंट्राप्रेन्योरल स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपके जो कंपनी का मालिक है वही एंटरप्रेन्योर है और उसके नीचे कुछ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, बस यही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा। इसमें कोई डायरेक्टर्स नहीं होंगे, कोई मैनेजर्स नहीं होगा, कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर सपोर्ट सब कुछ भी नहीं होगा। टॉप मोस्ट लेवल पे बॉस बैठा होगा जो कि मालिक है कंपनी का, और उसके नीचे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जो कि आपका ऑपरेटिंग कोर है, बीच में और कोई लेवल्स नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत टाइट कंट्रोल होगा उस बॉस का, क्योंकि एक ही बॉस है, सब एम्प्लॉयज को पता है हमने इसको रिपोर्ट करना है, इसी से इंस्ट्रक्शन लेनी है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो यहाँ पर बहुत टाइट कंट्रोल होगा और गोल कांग्रेंस जो है वो मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि जो बॉस चाहेगा वही होगा, क्योंकि छोटी सी कंपनी है। इसके बाद नेक्स्ट है फंक्शनल। फंक्शनल में क्या होता है कि जो कंपनी का सीईओ या प्रेसिडेंट है उसके नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फंक्शंस होते हैं और हर फंक्शन ने अपने अपने काम परफॉर्म करने होते हैं। अब फंक्शनल में क्या होता है, सबसे बड़ा की पॉइंट ये होता है कि जब भी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस में डिवाइड करते हो तो फिजिकली आप एक ही लोकेशन में प्रेजेंट होते हो। आप एक बड़ी कंपनी में चले जाओ जिसका ऑफिस फॉर एग्जांपल शिकारपुर में है, आप उस कंपनी में चले जाओ, एक कोने में फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एक कोने में एचआर डिपार्टमेंट होगा, एक कोने में प्रोडक्शन या फैक्ट्री होगी। तो ये क्या है कि सारे फिजिकली एक ही जगह पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं हो सकता क्योंकि फिजिकली सारे डिपार्टमेंट्स एक ही जगह पे प्रेजेंट है। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ कंट्रोल यहाँ पे नहीं होगा। और रिडक्शन ऑफ गोल कंग्रेंस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर या प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपने गोल्स देगा, कहेगा आपने ये गोल्स अचीव करने हैं, मार्केटिंग को अपने गोल्स देगा, किसी और डिवीजन को अपने गोल्स देगा। तो ऑब्वियसली फंक्शनल जो है, चूंकि ये फिजिकली सारे डिपार्टमेंट्स एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो लॉस ऑफ कंट्रोल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सी भी नहीं है। जियोग्राफिक, जियोग्राफिक क्या होता है कि आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसको आपने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है जियोग्राफिकल वे से, ये बड़े लेवल पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जिनको हम कहते हैं, जैसे एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी का अगर आप बात करो आईटी की या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो डिपार्टमेंट जो है वो यूएस कैलिफोर्निया में है। बट एप्पल कंपनी की जितनी प्रोडक्शन है वो रिसेंटली चाइना में हो रही थी और अब उन्होंने चेंज कर दिया है इंडिया में। तो एप्पल कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो यूएसए में है, प्रोडक्शन जो है वो चाइना एंड इंडिया में कर रहे हैं, फैक्ट्री उनकी चाइना एंड इंडिया में है। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, वो सिंगापुर में है। तो इसी तरह हर चीज़ को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। अब जब भी आप इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन, जब आपके डिपार्टमेंट सी, एक डिपार्टमेंट एक कंट्री में है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरे कंट्री में है, तो वहाँ पर क्या मसला होगा? वहाँ सबसे पहले ये मसला होगा लॉस ऑफ कंट्रोल। आपकी जो कंपनी का सीईओ है वो हर वक्त सारे कंट्रीज में नहीं हो सकता, वो तो यूएसए में बैठा होगा, उसने इंडिया को भी कंट्रोल करना है, सिंगापुर को भी कंट्रोल करना है, पाकिस्तान को भी कंट्रोल करना है, बहुत मुश्किल होता है ये। तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस ऑफ कंट्रोल भी होगा। और जो लोकल लेवल में, अब जो इंडिया में मैनेजर होगा वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचेगा, चाइना में जो मैनेजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, तो इससे गोल कांग्रेस जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है और लॉस ऑफ कंट्रोल के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जियोग्राफिक डिपार्टमेंटेशन में ये दोनों प्रॉब्लम्स आएंगे, ए बी एंड सी, चूंकि तीनों के तीनों फिजिकली एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, करीब होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कंट्रोल करना आसान होता है। क्लियर विद दिस? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बीपीपी किट का है। वाई पीएलसी एक कंपनी है, इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन
which has recently diversified into a number of significant new product markets. एक ग्रोइंग कंपनी है, उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया। डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया। जैसे टोयोटा कंपनी यूएसए में भी अपनी कार सेल करती है, इंडिया में भी करती है, पाकिस्तान में भी करती है, चाइना में भी करती है, बहुत सारी कंट्रीज में करती है, बहुत सारी डिफरेंट मार्केट्स में करती है। अब यूएसए का मार्केट पाकिस्तान की मार्केट से टोटली डिफरेंट है, बट एक ही कंपनी दोनों मार्केट्स में अपने कार सेल कर रही है। It has also recently acquired another company in one of its overseas market. उन्होंने अपनी ओवरसीज मार्केट में एक कंपनी को भी एक्वायर किया हुआ है। What would be the most appropriate form of organization for YPLC? अब YPLC के लिए कौन सा फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर सबसे अच्छा होगा? जियोग्राफिकल, डिविजनलाइजेशन या फंक्शनल? क्या ख्याल है? जियोग्राफिकल। पहली बात ये, फंक्शनल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फंक्शनल इसलिए नहीं हो सकता कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि फिजिकली एक ही लोकेशन पे होना ज़रूरी है फंक्शनल के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, उसी एक ही जगह पे एक कोने में आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक कोने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक कोने में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो फंक्शनल के लिए जब आप फंक्शंस में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो या फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन करते हो, तो सब डिपार्टमेंट का एक लोकेशन पे होना ज़रूरी है। ये होती है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। तो अगर आपकी कोई एक कंपनी जो है वो ओवरसीज में है, तो वो तो फंक्शनल में आ ही नहीं सकती, क्योंकि लोकेशन उसकी डिफरेंट है, वो ओवरसीज मार्केट में है, तो फंक्शनल तो नहीं हो सकता। सेकंड, आपने कहा जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल के बारे में मैंने आपको किस कंपनी की एग्जांपल दी? एप्पल कंपनी की, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी बिलियन डॉलर की कंपनी है। जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन हो सकती है इस कंपनी की भी, बट यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया है, ये वर्ड क्या है? ग्रोइंग। ये एक छोटी कंपनी है जो भी ग्रो कर रही है, ये कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं है एप्पल या टोयोटा की तरह। जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज में वो कर सकते हैं जो बहुत बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। एक ग्रोइंग कंपनी के लिए जियोग्राफिकल डिपार्टमेंटेशन करना पॉसिबल ही नहीं होता प्रैक्टिकली, तो जियोग्राफिकल भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है डिविजनलाइजेशन, कि आप क्या करो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिविजन्स में डिवाइड कर दो। कैसे डिवीजन में? फॉर एग्जांपल, ये बहुत सारी मार्केट्स में काम कर रहे हैं, तो आप कहोगे मार्केट 1, मार्केट 2, मार्केट 3, इसमें डिवाइड कर दोगे। फिर मार्केट 3 में आपके पास वो भी है, ओवरसीज कंपनी भी है, उसको मार्केट 3 में डाल दो, तो आप 3 मार्केट्स को डिवाइड कर दोगे। फिर हर मार्केट में, मार्केट 1 में अपना फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन कर दो, मार्केट 2 में अपना डिपार्टमेंटेशन कर दो, मार्केट 3 में अपना कर दो। सो डिविजनल जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि YPLC इज अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इज अ बिलियन डॉलर कंपनी, तो यस, ज्योग्राफिकल बिल्कुल ठीक था। लेकिन ये कह रहे हैं कि ग्रोइंग कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी तो कर ही नहीं सकती ना। क्या आप छोटी कंपनी के बारे में इमेजिन कर सकते हो कि उनका प्रोडक्शन सेंटर जो है चाइना में हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सिंगापुर में हो? छोटी कंपनी के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है वो। क्लियर विद दिस?